जो सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग का एक कॉमन होता है। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग के कॉमन से ज्यादातर पहचाने जाते हैं। ठीक है, आई एम इन अकाउंट सर्विस, पाकिस्तान आर्मी अकाउंट सर्विस, PAAS इसको हम बोलते हैं। स्टडी रिवर का जो प्लेटफॉर्म है उसको क्या हाल है आपका? हमने तकरीबन वैसे तो आई एम टीचिंग सिंस 2008। ठीक है, लेकिन जो बकायदा स्टडी रिवर का LMS लॉन्च किया इसको तकरीबन कुछ 3 साल हो गए हैं, 3 ईयर से बकायदा। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया, अदरवाइज इंडिविजुअली इस तरह हमारे पास रांझा साहब भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो वो तो हम 2008 से तो CSS की कोचिंग कर रहे हैं। अब आ जाए जो हमारा वन पेपर है, जिसको आप वन पेपर जनरल नॉलेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जितनी भी जीके बेस्ड जॉब्स आती है, मतलब आपकी जो प्रेपरेशन है उसका फोकस, दैट फोकस विल नॉट बी ओनली FIA। मतलब FIA की तो अभी जॉब्स आएंगी, आपकी FIA की तो तैयारी इसमें हो ही रही होगी। ऑल अदर जॉब्स, चाहे वो तहसीलदार की जॉब आती है, ठीक है, या वो पंजाब पुलिस में ASI या सब इंस्पेक्टर की जॉब आती है, या वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में कोई जॉब आती है। ठीक है, या वो असिस्टेंट डायरेक्टर IB की जॉब आती है। ठीक है, मैं ये जस्ट आई हैव जस्ट नेम्ड फ्यू, मतलब कुछ 2-3 जॉब्स का है। मतलब PPSC की जॉब्स और FPSC की जो भी वन पेपर जॉब्स आती हैं, एक्सक्लूडिंग डेस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्टिव को निकाल के, ठीक है, ये तमाम चीजें हम इसमें कवर कर रहे होते हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा, अब थोड़ा बहुत मैंने अपने मतलब आपको बता दिया और टीम के मतलब अब मैं बता देता हूँ आपको। हमारे पास विदाउट एनी एग्जेजरेशन, शुक्र अल्लाह का, कोई मतलब मुझे कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वी हैव द वंडरफुल टीम। मतलब हमारा जो जीके का पार्ट है, जिसको हम नामली बोलते हैं कि जिसमें मैप कवर होता है, ठीक है, उसमें फिर आपका पाथ अफेयर्स हो गया, उसमें आपका जनाब इंडियन हिस्ट्री हो गई, उसमें आपका जनाब इस्लामिक हिस्ट्री हो गई। ठीक है, उसमें आपका इस्लामिक हिस्ट्री के अलावा इस्लामिक स्टडीज हो गई। ठीक है, इस्लामिक स्टडीज हो गई। सो दीज ऑल पार्ट्स अभी मैं पूरा इसमें कवर नहीं किया, इवन इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाता है। दिस वुड बी ऑब्वियसली वन एंड ओनली तनवीर रांझा साहब जो हैं, ये करवा रहे होंगे उसको। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर होगी आपको? तो फैकल्टी के मतलब जो पीपल हैव। अच्छा, अब इसमें जिस तरह अब FIA वाला, FIA में एक चीज इसके अलावा आएगी स्पेसिफिकली, FIA एक्ट में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। FIA एक्ट, आपको मतलब ये बात हूँ, इसकी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, बट स्टिल आई विल बी ऑब्वियसली डिस्कसिंग विद यू, और उसका बकायदा लेक्चर डिलीवर करेंगे। वो 1 से 2 लेक्चर में, छोटा सा एक्ट है 2 पेज का, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग, लॉ को पढ़ना कैसे है, उस एक्ट के अंदर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन फ्रेम कैसे होंगे, उसको याद कैसे करना है, दैट विल बी मियाँ शफीक जो है वो आपको ये करवाएंगे। अच्छा, हालांकि माय बैकग्राउंड इज नॉट फ्रॉम लॉ, मैंने को लॉ की प्रॉपर डिग्री नहीं ली हुई, बट आई एम एन ऑडिटर एज वेल। तो हाँ, मैंने जब ऑस्ट्रेलिया से जब ये किया था मैंने अपना मास्टर, तो वहाँ पे स्पेशली जो उनका कॉन्ट्रैक्टिंग लॉ है वो मैंने पढ़ा हुआ है बकायदा। ठीक है, हमारी ट्रेनिंग के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बकायदा पढ़ाया जाता है, इनकम टैक्स लॉ पूरा हमें पढ़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें सारा पढ़ाया जाता है, कंपनी लॉ सारा हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, और बीइंग ऑडिटर जब हम जितनी भी गवर्नमेंट्स का ऑडिट करते हैं, कंपनीज का ऑडिट करते हैं, कॉर्पोरेशन का ऑडिट करते हैं, तो हम उनके लॉज को रीड करते हैं। हमारा काम ही सबसे पहला ये होता है कि किस लॉ के तहत ये चीज बनी है और वो अपनी पावर्स कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं। मतलब FIA का DG है, तो वो क्या कर सकता है, ये कहाँ पे रिटर्न है, इज रिटर्न इन देयर एक्ट, और फिर उन्होंने इससे फर्दर आगे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होते हैं। तो ये वाली चीज इसमें हो गई।
फिर उसके बाद आ गया एवरीडे साइंस, और जिसको हम एंड एबिलिटी, जिसको मैं जानबूझ के लफ्ज एबिलिटी लिख रहा हूँ क्योंकि इसको मैथ इज समथिंग डिफरेंट, एबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो जो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं वो एबिलिटी कहलाता है। ठीक है, ये मी माई सेल्फ, ठीक है, मियाँ शफीक एंड डॉक्टर विकास था, हम दोनों मिलके आपको ये चीज कवर करवा रहे हैं। ठीक है, सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू द टीम फर्स्ट, कि कौन सी चीजें हम कर रहे हैं और कौन करवा रहा होगा। फिर उसके बाद आपका आ गया जी, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसमें उर्दू। उर्दू के एफआईए में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एफपीएससी में भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन पीपीएससी जो पंजाब है वो 5-7 क्वेश्चन उर्दू के पूछता है, इसलिए हमने उसके कुछ ज्यादा नहीं, कुछ 5 के लेक्चर्स रखे होते हैं। हमारे उर्दू के जिस यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट इन उर्दू, ठीक है, और वो पीएमएस को उर्दू पढ़ाते भी, उमर दवाबिया साहब, ठीक है, ही वुड बी डिलीवरिंग लेक्चर्स ऑन उर्दू। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ गया जी कंप्यूटर। ये भी बता दूं कि अच्छा, ये भी चीज हमने करवानी है आप लोगों को, अभी तो वैसे अभी कंप्लीट हुआ है कंप्यूटर का काम, उर्दू आपका ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर जो है हमारे पास हमारे वेब डेवलपर, ठीक है, सरफराज साहब, वो करवाएंगे। एंड वंडरफुल अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक है उनका, वो आपको ऐसे हैंड्स ऑन कंप्यूटर करवाएंगे, एक्सेल और पावर पॉइंट और वर्ड, कि आपको लिटरली पता चलेगा कि यार मैं भी पहले वर्ड इस्तेमाल करता था लेकिन मुझे तो इन चीजों का पता ही कोई नहीं था। एफपीएससी में कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, पीपीएससी में ज्यादा आते हैं, लेकिन वो पूछते जरूर हैं। ठीक है, देन कम्स दी इंग्लिश पार्ट, जो कि एफपीएससी में थोड़ा इसका रोल क्या है, ज्यादा है, पीपीएससी में थोड़ा कम है। इसको हमारे पास काशिफ साहब करवा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द होल टीम, मतलब हमने ये किया हुआ है, ऐसा नहीं है जिस तरह नॉर्मल अकेडमिक्स के अंदर होता है कि जी बस एक या दो बंदे सारा कुछ वही करवा रहे हैं। आई बिलीव कि दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब फॉर वन पर्सन जो बंदा साइंस वाला है। अब मैं ज्योग्राफी तो थोड़ा बहुत तो मैप करवा सकता हूँ, मैं लिटरली इस्लामिक हिस्ट्री तो मैं बिल्कुल नहीं करवा सकता। इंडियन हिस्ट्री मैंने सीएसएस में रखी थी, वो भी मैं सब्जेक्टिव तो करवा सकता हूँ, ऑब्जेक्टिव जिस तरह की रांझा साहब करवाते हैं मैं लिटरली नहीं करवा सकता। ठीक है, सो वी हैव द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जिस बंदे की जो डोमेन है वो एरिया वो उसका क्या करवाएगा, कवर करवाएगा। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मैं ईडीएस और मैथ के सिलेबस पे फर्दर आगे जाने से पहले कुछ चीजें मोटी मोटी आपको बता दूं जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के होते हैं। सबसे पहले ड्यूरेशन एंड टाइमिंग ऑफ द कोर्स, जो बच्चे पूछते हैं, बेटा मैं 3 मंथ्स बोल रहा हूँ, 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स हो रहे होते हैं डेली। बाज का तो उसमें होता है कि जब हम एक कोर्स से दूसरे कोर्स में स्विच करते हैं ना, मतलब उर्दू वाले टीचर अभी पढ़ा रहे हैं तो नए टीचर को एंगेज करने में 1-2 दरमियान में दिन हो सकता है मिसिंग हो, या बाज का हफ्ता भी मिस हो जाता है। ठीक है, बट नॉर्मली 2 लेक्चर्स आर बीइंग डिलीवर्ड। ठीक है, मतलब एक रांझा साहब का लेक्चर रूटीन में चल रहा होता है, साथ में एक और टीचर पढ़ा रहे होते हैं। मतलब अगर उर्दू चल रहा है तो फिर उसके बाद भी साइंस चल पड़ी, साइंस के बाद मैथ चल पड़ा, मैथ कंप्लीट हुआ तो इंग्लिश चल पड़ी, कंप्यूटर चल पड़ा। वो एक साइकिल में चीजें क्या होती रहती हैं आपकी, चलती रहती है। तो दिस होल साइकिल टेक्स ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स में, ये आपको यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अच्छा, अब उसमें हमारे पास स्लॉट्स किस तरह से हैं? जो रांझा साहब की क्लासेस हैं उसके लिए आपके पास 2 स्लॉट्स हैं, ये आपको बता दें। एक तो सुबह की 9 से 10:30 बजे की स्लॉट चल रही है, आप उनका पार्ट वहां पे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो दूसरी स्लॉट है, मतलब जो कंप्यूटर है, उर्दू है, साइंस है, एबिलिटी है, जो सेकंड लेक्चर है, ठीक है, वो सारे का सारा हमेशा ही सेकंड टाइम ही होगा, मतलब वो उसकी टाइमिंग इवनिंग में ही है। अच्छा, बट देर इज मतलब वो शाम को, कोई शाम की जो टाइमिंग आपको बता देते हैं, कुछ 4:30-5 से शुरू होके तकरीबन ये कुछ 7 बजे तक चल रही होती हैं। समटाइम्स इसमें थोड़ा बहुत चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन। एक और चीज, व्हाई आई वांट टू क्लियर एवरीथिंग, कि आप बाद में ना कहें कि सर जी ये तो आपने पहले बताया नहीं था। इन रमजान
हमारा प्लान ये है कि देखें, आप रोजे के साथ इस वक्त तो पढ़ा नहीं सकते, तो या तो हम रोजे से कुछ घंटा पहले भी जब रोजा रखा हुआ तो फिर भी तब भी बस हुई होती है, तो वी माइट बी टेकिंग क्लासेस राइट आफ्टर सैरी, मतलब फौरन सैरी के बाद खाना खाओ, 15 मिनट में नमाज पढ़ो और आ जाओ। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज है, उस वक्त यहाँ पे एकेडमी तो पहुंचना मुश्किल है, ठीक है। तो वो फिर या तो प्योरली ऑनलाइन ही होगी, मतलब जो ऑन कैंपस बच्चे हैं वो भी ऑनलाइन ही आ रहे होंगे, ये रमजान की बात स्पेशली हो रही है। या फिर यह है कि वो हो सकता है हम कोई 2-3 बजे रख लें, कि लोग अक्सर करते हैं कि रोजा रख के सो जाते हैं, फिर जोर के टाइम पे उठते हैं और फिर वो सब आ जाते हैं। या फिर हम तीसरी स्लॉट हमारी चल रही होगी आफ्टर इफ्तार, but this will be done with consultation of the student and what majority decides। अब उसमें से हो सकता है आप एक कहेंगे नहीं जी मैं तो इस पे नहीं आ सकता, लेकिन 70% ने आपके अगेंस्ट अगर वोट दे दिया, 60% ने आपके अगेंस्ट वोट दे दिया, या 51% ने भी आपके अगेंस्ट वोट दे दिया, तो जो मेजोरिटी कहेगी वो टाइम चले। दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, आई होप सो। ये वो चीजें हैं मतलब जो बच्चे नहीं भी पूछते, मैं मेरा पर्पज है क्योंकि वी आर मैनेजिंग इट, ताकि बाद में आपकी कोई कंप्लेन ना हो तो हम आपको बता दें। नो कम्स टू द फीस, फी पूरे कोर्स की 22,000 है, पूरे कोर्स, ठीक है। उसमें 3 महीने लगे, उसमें 3.5 लगे, उसमें 4 लगे, नॉर्मली 3 to 4 मंथ्स के अंदर क्या हो जाता है, कवर हो जाता है ये वाला, ठीक है। अब ये तो वो क्वेश्चन हो गए जो आप लोगों ने पूछने होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिए। आप 03101713,000 से रब्ता करके आप अपनी एडमिशन या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या 0315 और 7773680 पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। आप रांझा साहब का अगर आपके पास नंबर है तो उस पे उन पे भी उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है। ये बात क्लियर यहाँ तक हो गई, ठीक है। अच्छा जी, एडमिशन में सिंपली आपसे कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है, लेकिन उसमें फिर ये है कि यू माइट हैव टू पे आप लिटिल बिट एक्स्ट्रा, ठीक है। वो आप फर्दर कोऑर्डिनेटर से डिस्कस कर लीजिएगा जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बुक्स का जो है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। बुक्स के मतलब बेटा, इतने डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो देर इज नो सिंगल बुक कि जो आपको हम कहें जी ये कोई सिंगल बुक है जी आपका। कुछ टीचर्स तो नोट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे आपको, ठीक है, क्योंकि मैं भी आपको एक तो जो क्लास के नोट्स हैं वो आपको मिल जाया करेंगे जो हम क्लास में पढ़ाएंगे, बट उसके साथ साथ ये है कि 1-2 बुक्स हम रिकमेंडेड आज भी मेंशन करेंगे। बहुत ज्यादा हम बर्डन नहीं करते हैं, तो इवन की मेरी अपनी किताब भी है, आई डोंट से कि जी लाजमी आप ये किताब बाई करें, नहीं, वो मुझे खुद थोड़ा अनएथिकल लगता है कि मैं फोर्स करूँ नहीं जी लाजमी, हालांकि सीएसएस के बच्चों को मैं लाजमी कहता हूँ कि जी आपने ये लाजमी बाई करनी है। मेरी एमसीक्यू की बुक है, आप ले लें, आपको फायदा होगा, नहीं लेना तो आपकी मर्जी है, दैट्स आपके लिए, ठीक है, मतलब उससे आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये बात बुक्स की हो गई, ठीक है। हम कुछ मतलब नॉट ऑल, कुछ सॉफ्ट मटेरियल ऑब्वियसली हम शेयर कर रहे होते हैं, बाकी क्या करते हैं बच्चे अपने नोट्स ले रहे होते हैं क्लासेस के अंदर, हम मॉडल पेपर रिकमेंड करते हैं, वो आप इम्तियाजात के ले लें या जिसके मर्जी ले लें, कि उससे आपको प्रैक्टिस से आइडिया हो जाता है कि आपने कैसे करना है। बाकी कुछ ऑब्वियसली जिस तरह ट्रेंड चलता है जी आपको पीडीएफ बुक्स वगैरह दे दी कोई, ठीक है, या आपको कोई एक आध बुक रांझा साहब कारवान की लिखवा देते हैं वास्ता जी, इससे आप प्रैक्टिस कर लें। ये बुक्स के रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है वो हमने एड्रेस कर दिया। हर सब्जेक्ट का जी हाँ जी टीचर सेपरेट होगा ऑब्वियसली। अब आ जाते हैं, जब हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूं साइंस की, साइंस में अगर मैं इसकी लिखना शुरू करूँ ना कि क्या क्या डोमेन्स हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ तो बड़े पेट सी चीजें होती हैं, मतलब जिस तरह ब्रांचेस ऑफ साइंस हो गई, तो कभी कभार एक एंटोमोलॉजी किस चीज को बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी है जी ऑनलाइन वालों, ठीक है। पोमोलॉजी किसकी स्टडी है, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी किसकी स्टडी, इंसेक्ट्स तो हो गया अभी, ठीक है, गुड। पोमोलॉजी फ्रूट्स की स्टडी है,
अच्छा ये हो गया इस तरह से, ठीक है। फिर आपका आ गया जी इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा अब इनका ये तरीकाकार है कि आई एम नॉट गोना, मतलब हम ये नहीं करेंगे कि आपको जनाब मैं एक एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ाना शुरू हो जाऊं, फिर तो 5 साल का प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम आपको ए बी सी 3 लेटर दे देंगे कि यार ए बी सी लेटर से जो ब्रांचेस ऑफ साइंस बन रही हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं, या जिनको डिवाइसेस बोलते हैं। फर्स्ट किया जी, हाइग्रोमीटर किस चीज को स्टडी करता है? मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी। गुड, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। मॉइस्चर को, जिनको नहीं जवाब आ रहे वो अपनी सोल सर्चिंग करें, ठीक है। अच्छा उसके बाद डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, ठीक है, ये पूछी जाती हैं। इन्वेंशन हो गई, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद एफ आई ए, बेटा एफ आई ए का ही कर रहे हैं, पीपीएससी एफपीएससी एफ आई ए तमाम पेपर्स की तैयारी एक ही जैसी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस के बाद बेटा आपके डिजीजेज हो गई, जिस तरह उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब कौन सी डिजीज बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, कौन सी जेनेटिक है, कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज है। फिर उसके बाद जी पीएमएस का जीके भी सारा इसमें कवर होगा। उसके बाद बेटा इसमें चीज आ गई आपकी डिजीज के बाद यूनिट्स। टाइम का यूनिट क्या है, मैथ का यूनिट क्या है, लिमिनोसिटी का यूनिट क्या है, लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आ गए। फिर उसके बाद बेटा आपके पास आ जाते हैं इसके अंदर ये जो लिस्ट टाइप चीजें, मैं पहले वो डिस्कस कर रहा हूँ। यूनिट्स के बाद ब्रांचेस भी होगी, इंस्ट्रूमेंट्स भी हो गए, डिवाइसेस भी हो गए, इन्वेंशन भी, डिस्कवरीज भी हो गए। अब लिस्ट टाइप मेरे ख्याल में कोई चीज नहीं रहेगी। नो कम्स दी ओवरऑल, ठीक है। जी जी ऑब्वियसली इंग्लिश में कवर करेंगे सर, इंग्लिश में सारा करेंगे, ऐसे प्रेसी क्यों पढ़ाएंगे वो, इसमें क्या हो गया मैं हबीबा, ऐसे प्रेसी तो इसका पार नहीं है। अब उसके बाद इसमें आपका आ जाता है लाइक बायोलॉजी। अब अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर क्या है, सेल को हम डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में। फिर हम उसके अंदर टेक्सोनोमी पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर हम फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे आपको, ये मेजर पार्ट है। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली पार्ट हम प्लांट बायोलॉजी या प्लांट के रिलेटेड भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। बट मेनली ये वाली चीजें हैं उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं, एंड दैट इज प्योरली ऑब्जेक्टिव। मतलब आप ये ना कहना कि ये आपको सीएसएस वाली बायोलॉजी हम पढ़ा देंगे, नहीं। इसका प्योरली फोकस होगा वो चीजें जो आपकी ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। जी शाकर आपने क्या पूछा, नोट्स बेटा आपको बताया ये पूरा, पहले जब मैंने बुक्स का लिखा पूरा वहां पे डिस्कस किया आपके साथ कि पूरे नोट्स नहीं, आपको नोट्स तो लेने पड़ेंगे, कुछ बुक्स हम आपको रिकमेंड करेंगे, कुछ सॉफ्ट में आपको हम चीजें देंगे, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद फिर एस्ट्रोनॉमी का पार्ट आ जाता है साइंस के अंदर, ठीक है, जिसमें लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, कौन सा प्लैनेट है जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कौन सा प्लैनेट है जो स्मॉलेस्ट है, किसका डे सबसे बड़ा है, छोटा क्या है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी आ गया। फिर इसमें आपका जियोग्राफी आ जाता है, जिसमें अर्थ का स्ट्रक्चर वगैरह, रॉक्स वगैरह, ये चीजें कवर हो जाती हैं। देन कम्स इन्वायरमेंट साइंस, ठीक है। इन्वायरमेंट के मुतल्लक बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, बट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज, इनके मुतल्लक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका केमिस्ट्री आ जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, सर्टेन केमिकल्स के टेक्निकल नाम, मतलब बेकिंग सोडा जो है उसका टेक्निकल नाम क्या है, और इस तरह की चीजें, ये उसकी आपको एक टेबल या लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है जी लॉज ऑफ साइंस, मुझे अब आ रहा था कोई ना कोई लिस्ट, लॉज आर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। मिसाल के तौर पर इर्शिमीदिस का प्रिंसिपल कौन सा है, ठीक है। लॉ ऑफ बुआंसी जिसको बोलते हैं, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, ठीक है। इस तरह के जो मेजर लॉज हैं या वो किसने पेश किया था, ठीक है। तो इनके मुतालिक
रिलेटिविटी का प्रिंसिपल क्या है, न्यूटन के 3 लॉज क्या हैं, तो दैट वुड बी डिस्कस एज वेल, और उसमें से भी आपसे चीजें पूछी जाएंगी और उसके आपके टेस्ट वगैरह होंगे। उसके बाद आपके पास ये लॉज भी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। देन कम्स दी आईटी। आईटी मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि आईटी का जो काम है वो सारा जब कंप्यूटर सा सरफराज आपको करवा रहे होंगे तो वो वहीं पे सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। ये बात होगी जी जो आपकी साइंस में। अभी कोई बताएं कि साइंस में कोई चीज रहा तो नहीं है जो मैंने मिस की हो, कि जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, क्योंकि आप लोग भी तो पेपर देते हैं ना। कोई चीज ऐसी बताएं कि जो मैंने छोड़ी हो। फिजिक्स। फिजिक्स में ये जो लॉज वगैरह हैं फिजिक्स के, वो उसमें आ जाते हैं, ठीक है। मतलब आप उसमें वो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह ये वो चीजें हम नहीं डिस्कस करते, ब्रांच की हद तक डिस्कस कर लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की चीज को डील करती है। हाँ, साउंड हीट लाइट, इसके मतलब हम जरूर डिस्कस करते हैं फिजिक्स में। साउंड के मतलब साउंड जो है उसकी स्पीड जो है वो क्या वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, पानी में स्पीड ज्यादा होगी या फ्रेश वाटर में ज्यादा होगी या मरीन वाटर में ज्यादा होगी, ठीक है। तो साउंड हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया, इसके मतलब हम चीजों को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हाँ, फूड साइंस को हम डिस्कस करते हैं, लाइक जिस तरह वाइटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गए, ठीक है। ह्यूमन अनाटमी, बेटा जब मैंने फिजियोलॉजी बोला तो उसमें ह्यूमन अनाटमी इसके अंदर ही आ गई सारी, ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन अनाटमी वहीं पे डिस्कस हो गई, वो वहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई और क्वेश्चन? शाबाश, गुड। आज स्ट्रक्चर के बेटा जब मैंने ज्योग्राफी की बात की तो मैंने यहाँ पे स्पेशली बोला था स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड रॉक्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह, वो यहाँ पे डील हो जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि जो बिगनर है अगर वो जो है इसमें फर्स्ट में चांसेस होते हैं कि वो क्लियर कर दे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था बेटा, अब ये डिपेंड करता है कि बिगनर के आईक्यू लेवल पे। नॉर्मली मेरा ये मशवरा होता है कि बिल्कुल रॉ हैंड आप तजर्बे के लिए जाना चाहें तो चले जाएं, बट नॉर्मली ऐसा होता है कि आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन ना हो तो ये वो जो जैक लगने वाला चांस है कोई नहीं। जो 2-2 साल बैठ के तैयारी कर रहे हैं वो क्या मतलब है, जारी बात है, यू हैव टू कम्पीट विद देम। तो कम अज कम 3-4 महीने अच्छी तरह तैयारी करने के बाद अटेंड मिलना, ठीक है। मतलब अगर दरमियान में अगर आपके पास इतना टाइम नहीं था, पेपर आ गया, तो आप भले पेपर बैठ जाएं, क्योंकि इसका वो तो चक्कर नहीं है कभी। लेकिन आप तो पीपीएससी ने भी रख ली ना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 3, तो वो आपका मतलब जो अच्छी पोजीशन है सर, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, मैं बार बार कहूंगा एडी एफआईए सीएसएस के कुछ ग्रुप्स से बेहतर है रेलवे पोस्टल इंफॉर्मेशन, ओएमजी, ठीक है ना। उनसे ये मैं बड़ा बदल, हम थोड़े ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, सीएसपी अफसर वो अपनी जगह पे, लेकिन एडीएफआईए हैव अ मोर न्यूसेंस दो के उच्चारण के उस तरह की अफसरी नहीं आती, क्योंकि इधर थोड़ा सा वो कॉमन था, जब टैग लगता है तो डंडा शंडा गर्दन में सरिया सुरिया थोड़ा ज्यादा आ जाता है, ठीक है। पीपीएससी में पास करने का उन्होंने एक मार्जिन रखा होता है जब क्वालिफाई करते मार्क्स और इसमें कर जाते हैं, लेकिन इसमें भी वो नहीं है मार्जिन। नहीं, इसमें है, उन्होंने पर सीट 10 लोगों को करना है सिलेक्ट, अब वो जहां पे भी मेरिट सेट होगा। नहीं, ये डेटा पता क्या होता है, हर दफा थोड़ा चेंज होता रहता है, नाम भी आपको 75 to 80% का आपका टारगेट होना चाहिए, 75 to 80% ये आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन इसमें रिजल्ट आया है उसमें सिर्फ 90 स्टूडेंट्स जो है उनको डिस्ट्रिक्ट में क्वालिफाई करवाया है, तो वो रेशियो बहुत कम बनती है ह्यूमन सीट्स के वो हिसाब नहीं नॉर्मली अभी उन्होंने ऐसा तो होता तो ये कि पर सीट 10 ही करते हैं, वो हो सकता है कि वो जो उन्होंने थ्रेश होल्ड भी रख देते हैं ना कि मिनिमम इतने नंबर से कम वाला फिर हमने नहीं इंटरटेन करना, ठीक है। तो ऐसा अगर सीनियर को बंदा 50% से कम नंबर, मतलब 90 लोग ही हैं जो 50% से ऊपर हैं, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। ऐसे नॉर्मली एक सीट के अगेंस्ट 10 लोग जो है वो उसको डेस्क्रिप्टिव के लिए कॉल करते हैं। इंटरव्यू के लिए जो है वो जो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे होते हैं वो 1 to 4 की रेशो होती है, एक से एक के ये 4 या 5 लोगों को कॉल करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? नेगेटिव मार्किंग जो है एफआईए वाले में आई थिंक नेगेटिव मार्किंग है, और है एडीएफआईए में मेरे ख्याल में है शायद। चले वो अगर फर्ज की था वो चेक कर लेते हैं, आई एम नॉट श्योर राइट नो। तो उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो फिर पेपर की स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, ये बात नहीं याद रखनी कि नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में जहाँ पे आप टोटली ब्लैंक हैं
उस सवाल को तो बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करते, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी से प्रूवन है कि आपके नेगेटिव नंबर ही लगेंगे। तो आपने मतलब मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, अनस भट्टी साहब हमारे पीएमएस के ऑफिसर हैं जो आप, उन्होंने कहा जी मेरे को 51 सवाल आते थे, मैंने 51 क्वेश्चन करने के बाद अपना पेन ड्रॉप कर दिया और पता नहीं उनके 47 या 48 स्कोर है या 45 स्कोर है जितना भी है, और वो पास हो गए। और पीएमएस में फेलियर रेशियो पता कितना है जीके में? इस साल सर, है पिछले साल बोल रहा है। कितना था? 70% पीपल फेल इन पीएमएस जीके। यस सर। It is a huge number. So you people have to be very meticulous and particular about this thing. अब मैं आगे चलता हूँ, आपके साथ मोटी मोटी चीजें डिस्कस कर ली हैं। स्पेशल अटेम्प्ट एंड ये भी साथ कैसे करेंगे बेटा, अब ये तो आपके जाती मसाइल हैं, मैं कैसे बताऊं कैसे करना है, वो अलग पर्सनल जो चीजें वो फिर आज आ जाइए। एबिलिटी, एबिलिटी के अंदर आपके एक तो देखें जी लॉजिकल रीजनिंग हो गया, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं या एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके अंदर नंबर सीरीज में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर उसमें अलजेब्रा पे से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर आपका रेशो, ठीक है, प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। परसेंटेज के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जियोमेट्री में से क्वेश्चंस आते हैं, सेट्स में से क्वेश्चंस आते हैं, एज प्रॉब्लम्स भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड रिलेशंस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि वो थ्योरेटिकल ही होता है स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन सेंस के नहीं आते बीपीएससी एफपीएससी में, क्योंकि उसमें नार्मली बात का आपको डायग्राम देनी पड़ती है। समटाइम्स दे आस्क एज वेल, बट नार्मली नहीं देते। कोडिंग डी कोडिंग, हाँ कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आई हैव ऑलमोस्ट एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और एवरेज ऑफ नंबर सीरीज के क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब इफ आई हैव मिस समथिंग तो वो तो हम जब पढ़ाते हैं तो वो उसमें वो सारी चीजें फिर हम कवर कर लेते हैं। तो मैं ये हाई लेवल पे आपको ये चीजें बताई हैं। बेटा एसपीएससी में भी ये तमाम चीजें कवर हो रही होती हैं। एक चीज मैं फिर दोबारा बता दूंगा, बच्चे कुछ कह रहे हैं कि जी सर ये कवर होगा ये कवर होगा कि बेटा पीपीएससी के, एफपीएससी के और एसपीएससी के या अब बीपीएससी के प्रोफेशनल के अलावा, एक्सेप्ट प्रोफेशनल एग्जाम जो होता है कि जिसमें फर्स्ट किया जुआलॉजी का पेपर, जुआलॉजी का लेक्चर की जॉब है तो उसमें जुआलॉजी के सवाल पूछे गए, एक्सेप्ट वो इस तरह का छोड़ के, या जिस तरह वो उन्होंने वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का था वो बिल्कुल ही अलग से उन्होंने कोऑपरेटिव का 100 मार्क्स का पेपर अलग हो गया, उर्दू का अलग हो गया, ये वो इसके अलावा छोड़ के जो भी उनका वन पेपर जीके बेस्ड जितने भी टेस्ट आएंगे वो आपके सारा कवर होगा। इट्स नॉट अबाउट के जी सिर्फ आपको हम इसमें एफआईए की तैयारी करवाएंगे, एफआईए का तो आपको एक्ट हम अलग से करवाएंगे ही करवाएंगे, सिर्फ एक वो डिफरेंस आना, बाकी आपकी तमाम चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। अब कुछ लोगों ने बोला एमओडी, एमओडी का थोड़ा डिफरेंस है। एमओडी में क्या होता है, क्योंकि वो लेती है इंटीरियर मिनिस्ट्री उसका एग्जाम, तो उसमें बात का वो साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, सोशियोलॉजी में से भी पूछ लेते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी पूछ लेते हैं, पब्लिक पॉलिसी के भी पूछ लेते हैं। तो मुझे उनको झूठ बोलने का बिल्कुल कुछ शौक नहीं है, वो चीजें इसमें कवर नहीं होंगी। उसके लिए फिर ऑब्वियसली अलग से उसका अरेंजमेंट करना पड़ता है। पीएमएस का जीके 100% कवर होगा। पीएमएस का जीके में 100% बोल रहा हूँ और बड़ा मतलब क्लियरली बोल रहा हूँ। पीएमएस पंजाब स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, चाहे वो पीएमएस केपी के है या वो पीएमएस सिंध है, ठीक है, मतलब पीएमएस एसपीएससी वाला है, ठीक है, ये 100% कवर होगा। एमपीटी का थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा कि एमपीटी की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, बट एमपीटी के लिए भी अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एमपीटी की भी इसी में देखो। एमपीटी का सिलेबस क्या है सुने, उसमें एबिलिटी है 60 नंबर की, 50 नंबर की उसमें इंग्लिश है, 110 नंबर हो गए, 20 नंबर की उर्दू है, उसके बाद उसमें इस्लामिक स्टडीज, उसमें इस्लामिक हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, एमपीटी के अंदर। फिर उसके अंदर साइंस है, बस ये आप सिलेबस में देखेंगे। मतलब इसमें एमपीटी से हम ज्यादा ही पढ़ा रहे होते हैं, एमपीटी से हम कम नहीं पढ़ा रहे होते। सो आई हैव ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन जी। एसपीएससी का स्क्रीनिंग आपका 100% तैयार हो जाएगा, बल्कि जिस लेवल का हम पढ़ाते हैं
SPSC का स्क्रीनिंग माल से हमें बिल्कुल बच्चों के लेवल जैसा लगता है, ठीक है, वो बहुत इजीली इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन, ओनली वन सब्जेक्ट वाला इसमें कोई उस तरह से नहीं है, आपके लिए फायदा मंद नहीं है बेटा। अगर कोई आप एक, मैं आपको बता देता हूँ, बस ये आप कहते हैं जी आपने सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना है, तो हम कहेंगे जी आप 6,000 पे कर दें, पढ़ लें, तो आपके लिए वो फायदामंद है, या आप पूरे कोर्स लें वो फायदामंद है। तो वही डिस्कस ये कि इस तरह से, मतलब आप कहते हैं कि नहीं मैंने सिर्फ GK पढ़ना है रांझा साहब का, तो हम कहेंगे जी आप ठीक है जी आप 15,000 पे कर लें, सिर्फ वो पढ़ लें, हम मना नहीं करते। बट आप देखें वो मार्जिन कितना है, 5 से 7 हजार का, तो आप वो सिर्फ 5 हजार बचाने के चक्कर में वो पूरा 50% पोर्शन आप जो है वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए फायदामंद है क्या? ठीक है, इट्स नॉट ऑब्वियसली। क्लासेस बेटा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन उम्मीद हबीबा। बेटा क्लासेस कल से ही रेगुलर क्लास शुरू हो रही है, नो स्पेस, मतलब आज आपको बल्कि रांझा साहब एक थोड़ा इंट्रो दे देंगे अभी से, अभी वो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ चीजें तो अभी करवा देंगे। तो क्लास टाइमिंग भी रांझा साहब डिटेल में आपको बता देते हैं। रेगुलर क्लास फ्रॉम टुमारो इज स्टार्टिंग ऑलरेडी, क्योंकि हमने कुछ बच्चे ऑब्वियसली ऑलरेडी रजिस्टर हुए पड़े हैं। कल से 2 क्लासेस चालू होंगी, एक रांझा साहब की और एक उर्दू की। तो अभी मैं जनाब हमारे वन एंड ओनली रांझा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आ जाएं और बच्चों के जो है वो ट्यूशन की जो है वो उसको मीट करें। सर मैंने रमजान का थोड़ा बता दिया इनको, ठीक है, क्योंकि रमजान में बच्चों के कंसेंसस से हम टाइमिंग फिक्स करेंगे। 3 स्लॉट्स बताएंगे कि एक सैरी के फौरन बाद और बाकी जो चीजें, ठीक है जनरल तो सारा बता दिया। चलें जी। और मैं जी रांझा साहब का जो है वो मैं आप जितना भी तारीफ करूं उतनी कम है। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से, मैं इनको अक्सर का करता हूँ, रांझा साहब भी कहते हैं अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला ने उनको इस जबान में तासीर रखी हुई है। ही इज द बेस्ट स्टोरी टेलर, ठीक है, आपको इंशाल्लाह इस चीज का मजा आएगा, ठीक है। ओवर टू सर, आगे प्लीज। ओके अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवाज आ रही है जी? अच्छा जी, सर ने ओवरऑल आपको मतलब कि बता दिया है ना जी, ये इसका सिलेबस सारा चीजें जो है। अब जनरल सिर्फ हमने जो जीके वाला पोर्शन है उसके ही आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना है। अच्छा जी, ये देखिएगा कि अब ना पहले जो था उसमें FIA के अलावा तो वैसे आपको पता है कि पाक अफेयर और इस्लामिक हिस्ट्री इस्लामियात जो है ना अलग से पोर्शन होते हैं, लेकिन इधर मतलब उसने ना सिर्फ जीके के अंदर ही मिक्स कर दिया है जी, कि जीके में अब क्या क्या आएगा वो आप ये देखिएगा जी। जी अब ये देखिए ना कि जी एक चीज जो है कि आपने देखनी है कि एक तो पाक अफेयर है जी, पाक अफेयर्स। ये जस्ट आपके साथ ना सिलेबस थोड़ा सा शेयर करके फिर आपको ना मैं पूरा जो जीके का पोर्शन है ना वो ऐसे एक एक करके उसमें क्या क्या किस तरह आप तैयारी कर सकते हैं या मतलब कौन कौन सा पोर्शन वो डिटेल ऐसे जनरल आपके साथ शेयर करूंगा। जी मेरे भैया आप ये देखिएगा कि सर ने तारफ करवा दी है, मैं पिछले तकरीबन 2013 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। वन पेपर जनरल नॉलेज और अल्लाह के फजल से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना हमारे स्टूडेंट जो है वो एलोकेटेड है। और अल्लाह का फजल ये भी है कि आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आया को जो अकेडमी से पढ़ के गया और वो सेटिस्फाइड ना होता। स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही जी? ये अब्दुलरमान भाई आ रही है? ये जिन दोस्तों को नहीं आ रही ना वो दोबारा एक दफा ज्वाइन करें मीटिंग ना तो उनको आ जाएगी। जिन दोस्तों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही ना वो क्या करें, दोबारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो फिर आ जाएगी। नमाज का टाइम तो मेरे भाई अब निकल गया है, क्योंकि 6:10 पे होती है तो अब तो टाइम निकल गया। तो जस्ट सुन लें जो कुछ चीजें सुन लें, ठीक है ना जी। तो अब ये देखिएगा कि जीके में एक पोर्शन जो है वो पाक अफेयर का है, इसी तरह आप याद रखिएगा कि इस्लामिक स्टडी है जी। आप याद रखिएगा कि इस्लामिक स्टडी और इस्लामियात जो है अपना ये पाक अफेयर ये पहले अलग अलग पोर्शन आते थे, लेकिन FIA में उसने क्या कर दिया जी, उसने ये एक्सक्लूड कर दिया है जी, उसमें ये नहीं है जी, ठीक है ना। जितने भी दोस्त है ना सिंपल आप याद रखिएगा जिनकी ग्रेजुएशन है ना BA है या किसी भी डिग्री में उनकी मतलब ग्रेजुएशन है वो इंस्पेक्टर के लिए है, और जिनकी BS ऑनर्स वगैरह है या मतलब है कि उनकी मास्टर है वो मतलब है कर सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। यानी उसने कोई कदगन नहीं लगाई, कोई उसने लिमिट नहीं रखी कि फलां सब्जेक्ट होगा तो फिर वो अप्लाई कर सकता है ना जी।
ठीक है जी। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि एक जो जीके में क्वेश्चन आएगा उसमें एक पॉलिटिकल मैप होता है। आपको पता है पूरी दुनिया के जो मैप्स है ना वो पूछ सकता है, कंट्रीज पूछ सकता है, उनके कैपिटल पूछ सकता है, करेंसी, एयरपोर्ट, एयरलाइंस पूछ सकता है। तो सबसे पहले याद करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि क्या किया जाए जी, आपको मैप्स का पता हो। अब देखिए मैप्स कैसे याद रखेंगे जी, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आप ये देखिए ना कि एफआईए के रेलिवेंट, तो आपको पता है उनका काम क्या है, ये एजेंसी है और इसने करप्शन वगैरह जो है, दो इदारे आप देखो ना कि नैब और एफआईए जो है ना, इनका मेन मकसद जो होता है ये करप्शन को रोकना है। ठीक है जी। नैब जो है उसमें क्या होता है कि वो ज्यादा रोकता है सियासी करप्शन, ठीक है ना जी, बड़े बड़े लोगों की। और एफआईए जो है ना जी वो मतलब आप याद रखिएगा कि वो जो ड्यूरिंग जॉब लोग है ना उनको भी मतलब है। और उसके साथ ये जो आपको पता है एफआईए रोकता है जो ह्यूमन जो है ट्रैफिकिंग होती है, स्मगलिंग है, जो लोगों को बाहर लोग भेजते हैं, ये भी एफआईए के अंदर आता है। तो एक बड़ी ये ना वास्ट फील्ड है इसकी। अब याद रखिएगा कि एफआईए का जो बंदा है ना वो समझ लें कि वो सीएसएस की एक जॉब होती, सीएसपी जो है उनके अपना एक डेकोरम है। वरना एफआईए के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है या इंस्पेक्टर है इनकी बहुत ज्यादा पावर है। क्योंकि जब आप आएंगे फील्ड में तो ठीक है ना जी, तो उसमें मतलब है कि आपको सारी चीजें तो फिर वो क्या आगे अब फील्ड में पता चलेंगी ना जी। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि पॉलिटिकल मैप्स उसके साथ क्या होता है जी, फिजिकल मैप्स होते हैं जी। अब याद रखिएगा जी फिजिकल मैप्स में क्या होता है, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट वगैरह वो आएंगी जी। फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री है जी। एक दफा ना सिर्फ ये सिलेबस जनरल सा और छोटा सा एक लेक्चर आपके साथ करूंगा, फिर एंड पे ना आपको मतलब है कि ये सारी चीजें जो है ना वो इंशाल्लाह आपके सवाल लेंगे जी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों होती है जी, आप याद रखिएगा कि ये हमारे वाला पोर्शन है पाक है, फिर इस्लामिक स्टडी, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, वर्ल्ड हिस्ट्री और इसके साथ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जी, ठीक है ना जी। तो ये पोर्शन जीके के हवाले से होगा, लेकिन ज्यादा दोबारा मैं बता दूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंपल जो एफआईए के हवाले से है वो ज्यादा पोर्शन जो है ना वो इंग्लिश वाला इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश, मैथ, एवरीडे साइंस और करंट अफेयर, ये आपने याद रखना है कि ये पोर्शन जो है ना जी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई जी। तो मतलब है कि ज्यादा आपने इस पे फोकस रखना है, बाकी जीके जरूर पढ़ना है क्योंकि पढ़ने का फायदा ये होगा कि आप, जी एफआईए एक्ट भी है जी इसमें, हाँ वो भी ऐड कर लीजिएगा जी, एफआईए एक्ट जो है ये जो पोर्शन है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा पोर्शन यहाँ से आएगा। लेकिन अगर आप देखें ना कि 10 नंबर इंग्लिश से, 10 नंबर मैथ, 10 नंबर एवरेज साइंस, 10 नंबर इधर से करता है तो कितने हो जाएंगे जी, 40। और 10 नंबर ये कर ले आप तो 50 हो जाएंगे जी। लेकिन आप याद रखेंगे फिर 50 नंबर का पीछे क्या बचता है जी, जीके। ठीक है, अगर थोड़े थोड़े और भी इनको नंबर दे जाए तो 40 नंबर तो कम अज कम जीके वाले पोर्शन से आएंगे टूट के ना जी, क्योंकि उसमें भी 4-5 पोर्शन बन जाते हैं। तो इस वजह से 40 नंबर है तो वो भी 40 आपको बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वो नहीं आते तो मेरिट में नहीं आएगा। समझ आ गई जी। अच्छा जी, अब मैं ना आपको थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे देता हूँ कि सिलेबस जो है ना कि उसमें है क्या क्या ना जी। अब याद रखिएगा जो पाक अफेयर है जी मेरे भाई यही तो कह रहा हूँ ना कि जनरल अगर मतलब 10 है, 10-10 जनरल दिया अगर और बढ़ाता है कि जी पोर्शन के 20-20 भी कर देता है, बाकी के 10-10 रखता है। आप देखें कि अगर जीके को 30 से 40 नंबर भी देता है तो वो 40 नंबर भी आपने जरूर मतलब है कि उधर जाना है, क्योंकि अगर वो 40 छोड़ देते हैं तो मेरिट से आउट हो जाए। दूसरा मैं आपको पेपर अटेम्पटेशन का भी तरीका बताऊंगा जी। वो आप ये देखिएगा कि होता क्या है कि अब ना पाक अफेयर का आपने सिलेबस याद रखना है कि 3300 BC से ना स्टार्ट होता है ये इंडस सिविलाइजेशन। समझ आ गई जी। वो पूछ सकता है कि ब्रोंज एज, ठीक नहीं, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती जी इसमें, क्योंकि ये एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, फुल क्वेश्चन जो है ना वो करने हैं जी। अच्छा जी, इंडस सिविलाइजेशन है जी, आपने याद रखिएगा कि ये सिविलाइजेशन होती क्या है, किसी को पता है जी, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर में चलते हैं ना जी। पता है जी सिविलाइजेशन क्या होती है जी? Yes, sir. तहजीब की इंडस्ट्री के जमींदारों और कपाई साइड पे थी।
35 साल पुरानी, और उनकी अपनी तामीरात की अपनी, उनका अपना identity। जीवर भाई सिविलाइजेशन आप याद रखिएगा कि जिसको हम बोलते हैं ना कि आप ये ध्यान में रखिएगा कि एक काम होता है ना हमारा खाने पीने के अलावा जो हम काम करते हैं ना वो हमारी सिविलाइजेशन में आता है। अर्निंग, एक बंदा जॉब करता है वो सिविलाइजेशन में नहीं आता, वो रूटीन में रोज काम पे जाता है शाम को आ जाता है। एक बंदा खाना पीना खाना, ठीक है, खाना पीना खाना या अर्न करना ये सिविलाइजेशन में नहीं आता। हाँ, खाने का जो तरीका होता है ना वो सिविलाइजेशन में आता है। समझ आ गई ना। एक होता है आप देखो ना गाय भैंसे हैं तो वो भी क्या करती है, खाती पीती हैं सोती हैं, ठीक है ना जी, तो वो है ऐसा है ना जी। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ किसी घर में आप जाएं तो वहां पे आप देखें कि दरवाजों पे क्या लगा हुआ है जी, पेंटिंग हुई हुई है, ठीक है जी, सिलेंडर लटके हुए हैं छत से, मतलब रोशनी का एक अच्छा इंतजाम है, ठीक है जी, टीवी पड़ा हुआ है, रेडियो पड़ा हुआ है। उसमें क्या पता चलता है कि ये बंदा सिविलाइज्ड बंदा है। अगर बंदा दाखिल हो किसी कमरे में सिर्फ एक चटाई पड़ी हो और कुछ भी ना हो तो बंदे को लगना है यहाँ जो रहता है वो कोई सिविलाइज्ड बंदा नहीं है जी। समझ आ गई ना जी। तो ये आप याद रखिएगा कि सिविलाइजेशन जो है ना ये हमारे कल्चर को शो करती है, जो हम वो काम करते हैं जो अर्निंग से हट गया ना जी। अब देखो ना घर में टीवी रखना है, टीवी को पैसे तो नहीं कमा के दे रहा, लेकिन ये शो करता है कि बंदा कोई ना दुनिया से टच रहना चाहता है। ऐसे ही है ना जी। जो पेंटिंग्स आप दीवारों पे करते हैं वो आपको पैसे नहीं देती लेकिन सुकून देती हैं। खूबसूरत होगी जगह, रहने के लिए अच्छी होगी, तो अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो बंदे को क्या लगता है जी कि ये मतलब है कि आप उसको कह देते हैं कि सिविलाइज्ड है। तो जी, इंडस सिविलाइजेशन को बोलते हैं ब्रोंज एज। फिर आपको पता है आर्यंस आए थे जी, आर्यन सिविलाइजेशन आई थी जिसे आयरन एज बोलते हैं जी। फिर आपको पता है कि अलेक्जेंडर का अटैक आपने याद रखना है यहाँ पे हुआ था, अलेक्जेंडर। फिर चलते चलते अगर आप देखें तो डायनेस्टीज हैं, मौर्य डायनेस्टीज, ठीक है जी, जो आप याद रखिएगा कि जो आपने याद रखिएगा कि जो है ना कि मौर्य डायनेस्टीज है। फिर एक जो मेन जहाँ पे आती है ना 712 मोहम्मद बिन कासम। मोहम्मद बिन कासम के बाद आपको होता है कि गजनवीज आ जाते हैं, गजनवी महमूद ऑफ गजना, गजनी डायनेस्टी है। आपको होता है कि 962 से लेके 1186 तक जो है गजनी गजनवी डायनेस्टी है। फिर आपको पता है 1186 से लेके 1203 तक कौन सी डायनेस्टी है जी, बल्कि 1186 कह रहा हूँ, 1151 है जी। 1151 से 1203 तक क्या है, गौरी, गौरी है जी। फिर 1203 से लेके अपना सॉरी 1206 से, ठीक है ना जी, ये यहाँ पे ना खत्म हुई थी, 1206 है जी, यहाँ पे गौरी जो है ना, जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कत्ल हो गया था। तो 1206 से लेके 1290 तक कौन है जी, स्लेव, ठीक है ना जी। फिर 90 से लेके आपने याद रखना है कि क्या है जी, 1320 तक खिलजी, ठीक है जी। और फिर खिलजियों से आगे कौन है, 1414 तक तुगलक है जी। अब याद रखिएगा कि तुगलक से आगे कौन है जी, सैयद। अब याद रखिए कि 1414 से 1451 तक कौन है जी, सैयद। और सैयद से आगे कौन है, लोधी, 1526 तक। और 26 से लेके 1857 तक कौन है जी, मुगल। अब याद रखिएगा इस तरह आप ये पोर्शन को आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, 1857 से लेके 1947 तक ब्रिटिश पीरियड है जी, बरतानिया। फिर 1947 से लेके 2023 तक कौन सा पीरियड है जी, तहरीक पाकिस्तान, अपना तारीख पाकिस्तान। ये तारीख है पाकिस्तान है जी। क्योंकि जो 1900 से लेके 1947 तक है ये तहरीक पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान की तहरीक है। समझा कि? तो आपको पोर्शन वाइज चीजों का पता होना चाहिए। मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ये दिन में रखिएगा सारे दोस्त, क्योंकि एक जॉब की तैयारी नहीं करनी है आपने। क्योंकि सारे दोस्त पता है क्या होता है, कब जॉब आती है तो लोग कहते हैं जी चलो चलो जी FIA की सीट आ गई है तो जल्दी जल्दी अप्लाई करते हैं और नौकरी, जब अगर उनकी एक जॉब नहीं होती तो पता है क्या करते हैं, वो डिसहार्ट होकर फिर बैठ जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जनाब कुछ जॉब आती है फिर उनको जाग आती है, ओहो दोबारा सीटें आ गई, चलो जी भाई वो कोई एकेडमी ज्वाइन करो। ऐसे नहीं जॉब्स होगी। फिर भी पता है क्या होता है, सबसे पहले तो ये तरीका होता है कि जॉब आने से पहले तैयारी हो। पहली तो अच्छी तो तरीका ये होता है, ठीक है ना जी। लेकिन अगर मिसाल है अभी जॉब मतलब है कि आपकी नहीं, इधर अंदर पूछ ले,
अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि होता क्या है जी कि FIA की सीट्स आ गई। मैं तो दुआ करता हूँ कि सारे अल्लाह की जात सब दोस्तों को कामयाबी दे, लेकिन अब देखें ना सारे दोस्त कामयाब होंगे भी नहीं। अब बंदा जितनी भी दुआ करे, जिसने मरना है उसने तो मार ही जाना है। ठीक है ना जी, सीधी सी बात है। अब देखो ना, बंदा कहता है अल्लाह ताला मेरे बेटे को लंबी जिंदगी दे, हर माँ बाप दुआ करते हैं, लेकिन जब मौत का टाइम आना है तो उसने आ ही जाना जी। तो मकसद है कि हर बंदे ने कामयाब नहीं होना, फेल भी होना है। लेकिन जो फेल होंगे उनके लिए ये मशवरा है कि भाई आप बैठना नहीं है, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, आपकी वीक पॉइंट थे, आप नहीं था। देखो ना कि आप दवाई जो प्रॉपर इलाज है वो ये होता है ग्रेजुअल इलाज। जो हम मतलब एक आपको पता है ना कि जल्दी से जो इलाज होता है कि आपके सर में दर्द था, हैवी किस्म की गोली डॉक्टर ने दी, 2 मिनट में ठीक हो गया, लेकिन वो उसका सोल्यूशन नहीं है, वो फिर शुरू हो जाएगा कुछ 2 घंटे 4 घंटे बाद, ऐसे ही है ना जी। लेकिन अगर वो प्रॉपर इलाज करेगा तो उस पर कुछ टाइम लगेगा, और उस टाइम के बाद वो जब आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाएगी फिर कोई मसला नहीं, ऐसा है ना जी। तो ये सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक तो थारोली पढ़ना है, और एक नौकरी के लिए, एक जॉब के लिए आपने नहीं पढ़ना। ठीक है ना जी। मेरी सबसे दोस्तों से हाथ बांध के अपील है कि जो दोस्त सिर्फ ये मौसमी तरीके से एक्टिव होते हैं ना, जॉब आती है और एक्टिव होते हैं, फिर जैसे ही जॉब का वो टाइम गुजर जाता है फिर वो सो जाते हैं, वो सारी जिंदगी ऐसे करते रहेंगे, जॉब नहीं होगी। लेकिन तरीकाकार क्या है कि आप ये देखें कि एक दफा आपने इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, एवरेज साइंस, पाक अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हर पोर्शन को टाइम दिया है, और उनमें से क्या किया जी, आपने डीपली जाके सारे क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंड कर लिए। अब जब आपका पेपर आएगा तो हर दफा इंग्लिश भी वही रहनी है, मैथ भी वही रहना है, एवरेज साइंस भी, पाक अफेयर भी, इंडियन हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सब कुछ वही है। बदलना क्या है जी, बदलेगा सिर्फ करंट अफेयर्स। तो आप याद रखिएगा कि करंट अफेयर आपने साथ साथ तैयार करना है, आपको कभी दोबारा किसी अकेडमी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। क्यों, आप हम लोग करते क्या है कि जॉब हुई, हमने पेपर दिया, पेपर नहीं ठीक हुआ, हम डिसहार्ट होके घर बैठ गए, आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम बनाते हैं, यार ये मुझसे होने वाला नहीं। क्योंकि पहले पेपर में आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपकी क्या स्ट्रेंथ थी ना। आप किसी भी बंदे को देख लें जो क्रिकेट क्रिकेट की दुनिया में जा रहा है, एथलेटिक्स है, ओलंपिक्स में जा रहा है, उसकी पता नहीं कितनी मेहनत होती है तब वहां वो पहुंचता है। तो इस वजह से हमने वन पेपर को समझ लिया कि यार 2 4 दिन 10 दिन पढ़ के पेपर दिया, नहीं हुआ तो यार फिर सो जाते हैं, फिर नहीं। आप कुछ अर्सा, कम से कम 3 4 महीने 5 महीने लगातार एफर्ट करें, फिर आप देखिएगा अल्लाह की जात इंशाल्लाह इज्जत भी देगी, रिजल्ट भी देगी। अच्छा जी, आप ये देखिए आगे ना इस्लामिक हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री इस्लाम याद, आपको पता है लिखा हुआ सिर्फ क्या आता है, इस्लामिक स्टडी, लेकिन सवाल कहाँ से देता है, हिस्ट्री से। और किधर किधर से आते हैं जी, पहला सवाल होता है कि अंबिया वाला पोर्शन है, कि अंबिया जो है उनके टाइटल्स आ जाते हैं, उनकी जिंदगी, उनकी कौमों के नाम, ये वो सारा कुछ ना। फिर आपको पता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, और इसमें प्री इस्लामिक पीरियड यानी अरब की लाइफ आप वसल्लम से पहले। फिर आप होता है कि खुलफा पीरियड आ जाता है, हजरत अबू बकर सदीक के बारे में पूछ सकता है, हजरत उमर के बारे में, हजरत उस्मान के बारे में, हजरत अली के बारे में। अब आपको पता है कि सरकार का दौर 632 में खत्म हो रहा है, तो 632 से 34 तक किसका दौर था जी, हजरत उमर फारूक अपना अबू बकर सदीक का। 34 से 44 तक किसका था जी, हजरत उमर का। 44 से 56 तक किसका था जी, हजरत उस्मान का। 56 से 661 तक किसका था जी, हजरत अली का। समझा कि नहीं। तो ये आपने याद रखेगा, और इस तरह कर लें कि 11 हिजरी से तकरीबन 13 हिजरी तक किसका था जी, हिजरी हिजरी को अगर देखेंगे तो 11 हिजरी से 13 हिजरी अबू बकर, 23 हिजरी तक किसका है जी, 10 साल है ना जी। ठीक है जी, फिर 12 साल इसमें 35 हिजरी तक इनका आ जाता है, और 35 से 40 हिजरी तक हजरत अली है। ठीक है, हिजरी भी आ जाती है। ठीक है जी, मेरे में पासिंग मार्क्स कोई नहीं होते पेपर में, पासिंग मार्क्स जो कह देगा ना कि पासिंग मार्क्स है, नहीं, अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट उठाते हैं बच्चे। क्यों, जितने बच्चे पास होंगे उस हिसाब से उन्होंने ना देखना है कि सीटें कितनी हैं, उन्होंने ऊपर वाले उठाने हैं। हर सीट पे 4 बंदे उनको इंटरव्यू के लिए चाहिए। तो वो आप देखो ना कि मिसाल है, पंजाब की असिस्टेंट डायरेक्टर की 15 सीटें हैं, 15 पे 4 करेंगे, 60 बंदा पास करेंगे, तो पहले 60 को उठाएंगे। समझ आ गई ना जी। उन्हें कोई गरज नहीं है कि पास कितने हो रहे हैं, पासिंग मिसाल है 50% पासिंग मार्क्स है, लेकिन
1000 बंदा 50 पे खड़ा हुआ है तो उन्होंने 1000 तो नहीं ना बुला लेना, उन्होंने 1000 बंदे से क्या करना है जी, जो पहले 60 है ना ऊपर वाले वो उन्होंने उठाने हैं। तो इस वजह से जितनी अच्छी तैयारी होगी, जितनी डीपली जाके चीजें करेंगे ताकि हम ऊपर वाली लिस्ट में आए। यानी आप याद रखिएगा कि जिस बंदे के 75 टू 85 के दरमियान नंबर होने हैं ना, उसके चांस बनने हैं पास करने के ऊपर। समझ आ गई ना जी? हाँ, इन डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है ना जी। बहुत बस नीचे मतलब मुश्किल है कि नीचे दे, क्योंकि जी सीटें कितनी है, थोड़ी है ना जी। जी जनरल एज रिलैक्सेशन है 33 साल है ना जी। तो जिसकी बंदे की 33 साल से कम है वो अप्लाई कर सकता है, उसको कोई मसला नहीं है। जनरल एज रिलैक्सेशन है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा जी, अब याद रखिएगा खुलफा की मैंने आपको बात की, फिर आपको पता है कि बनु उमैया, गवर्नमेंट का जनरल 33 साल ही उन्होंने दिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नहीं, मेरा ख्याल है को मैंने नहीं पढ़ा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई एक्स्ट्रा है। जनरल एज रिलैक्सेशन है वो 33 साल है, ठीक है ना। बनु उमैया का दौर आएगा, वो आपको होता है कि हजरत अली का दौर जो है ना 661 में खत्म हुआ था, तो 661 से 750 तक कौन सा दौर है जी, बनु उमैया। फिर आपको होता है 750 से लेके 1258 तक कौन सा दौर आएगा जी, बनु अब्बास, ठीक है ना जी, बनु अब्बास का दौर आएगा। फिर आपको पता है 1288 से लेके फिर आप याद रखिएगा कि जो है ना 1923 तक कौन सी डायनेस्टी आती है जी, उस्मानी खिलाफत, ओटोमान अंपायर, पता है ना जी। तो ये मतलब इस्लामिक 1453 में नहीं आती है है? उस्मानी को, 1453 में नहीं आती है उस्मानी 1450 में। नहीं मेरे भाई 1288 में शुरू हुई थी, 1453 में तो इस्तांबुल फतह हुआ था ना, कॉन्स्टेंटिनोपल, मोहम्मद अल फातेह ने किया था। पता है मूवी भी बनी है मोहम्मद अल फातेह पे, मोहम्मद द कंकरर बोलते। तो उसने 1453 में इस्तांबुल फतह किया था, जिस वजह से आपको वो डेट का ना पता है। अब याद रखिएगा इसके अंदर ना सल्जूक भी आएंगे, जंगी भी आएंगे, यूपी सलाहुद्दीन यूपी का भी जिक्र आएगा, सलीब की जंगें भी आएंगी, ठीक है ना, है फातमिद अफ्रीका में ना, ये मिस्र में आएंगे, ठीक है ना जी। फिर आप याद रखिएगा इस्लामिक स्टडी का एक आता है जी पोर्शन, जो जिसमें आप याद रखिएगा कि अरकान इस्लाम पे क्वेश्चन आता है, नमाज, रोजा, ज़कात और हज, इस पे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको पता है कि कुरान के ऊपर क्वेश्चन आने हैं, अपना हदीस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फिर फिक़ह पे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अगले दिन मैंने हमारा जो मेरे नाम से चैनल है तनवीर रांझा के नाम से, उस पे मैंने फिक़ह के रेलिवेंट जो है ना जी, उस पे फुकहा जो है, फिक़ह पता क्या होती है जी, किसी को पता है जी फिक़ह क्या होती है? यस सर, इस्लामिक स्टूडेंट्स कहते हैं। मेरे भाई दीन की समझ को, मतलब है ना दीन की समझ को फिक़ह बोलते हैं। अब याद रखिएगा फकीह जो है ना जी, अब याद रखिएगा 4 फुकहा का मैंने जिक्र किया था, हजरत इमाम अबू हनीफा है, इमाम मालिक है, इमाम शाफी है, इमाम जो है ना अहमद बिन हंबल है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि ना तो कुछ दोस्त जो है वो ये मेरे नाम से चैनल है, इस पे भी आप ना क्या चलिएगा, आपको मतलब है काफी सारी चीजें जो है हम उस पर शेयर करते रहते हैं, तो उधर से भी आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि इस्लामिक स्टडी का मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको बताया था कि एक ना पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप में अगर आप याद रखिएगा कि होना क्या है जी, कि यहाँ पे ना वर्ल्ड मैप, पहले आपको पता है वर्ल्ड मैप जरूरी क्यों होता है कि मेरे भाई सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे ना जीके की बेस ये है मैप जो है। कैसे? आप याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि पाकिस्तान किस रीजन में है, साउथ एशिया में। अब ये देखे ना कि जो बंदा मैप को जानता है उसे तो पता चल जाएगा, लेकिन जो बंदा मैप नहीं जानता उसके लिए फिर ये रट्टा ही होगा जी। अब देखे ना वो कल इंटरव्यू में जाते हैं, आप वो कहता है यार साउथ एशिया में कितने कंट्री आते हैं, साउथ एशिया में कितने कंट्री आते हैं, या कौन कौन से कंट्री है, तो पता है जी कौन कौन से है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। जी देखो ना, अफगानिस्तान से अब शुरू हूँ, ठीक है ना। अफगानिस्तान के साथ ईस्ट वाली साइड पे कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस साइड पे कौन सा है? इंडिया। इंडिया के ऊपर कौन से 2 मुल्क है? नेपाल और भूटान। भूटान के बिल्कुल नीचे बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बिल्कुल नीचे अपना इंडिया के बिल्कुल नीचे है श्रीलंका और मालदीव। टोटल 8 ममालिक है, साउथ एशियन कंट्री है। तो मेरे भाई ये मैप जो है ना पूरी दुनिया का जब आप पढ़ेंगे ना, तो अब देखो ना
माली है, नाइजर है, नाइजीरिया है, टोगो है, ठीक है, बेनिन है, छोटे छोटे मुल्क हैं। वो कल पूछ सकता है ये किस कॉन्टिनेंट के है। तो मैप हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता होगा ये किस किस कॉन्टिनेंट के हैं। यूरोप के ममालिक कौन से हैं, अफ्रीका के ममालिक कौन से हैं, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इन सब के कंट्रीज का हमें पता चलेगा। फिर आपको पता है जब हम फिजिकल मैप पढ़ते हैं तो फिर इन्हीं ममालिक का जी, इन्हीं इन्हीं मेरे भाई आप देखो ना कि आप सारे मैप इस लेक्चर में तो नहीं कर सकते ना जी। जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह A to Z जो है वो मैप आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपको मतलब A to Z जो अल्लाह के हुक्म से जो है कि ये, और ये मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह आप सेटिस्फाइड होंगे 110% जो है ना, जीके के हवाले से ओवरऑल एकेडमी की जो है ना मतलब है, तो उसका टेंशन नहीं होगी। फिजिकल मैप में आपने याद रखना है कि रिवर्स और माउंटेन्स, ठीक है जी, स्ट्रेट्स क्या होती हैं, ठीक है जी, गल्फ क्या है, बे, फिर बाइट्स, ये सारी चीजें जो है ना आपने याद रखना है कि किस में आती हैं। ये आपके फिजिकल मैप में आएंगी। डेजर्ट कौन से हैं, ठीक है ना, दुनिया में कौन कौन से डेजर्ट्स हैं, तो हर चीज मतलब है कि आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर इसी फिजिकल मैप के साथ हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं। अब देखें ना आपके सामने की ट्रेंचेस भी आ जाएंगी, यानी कि आप देखें ना मरियाना ट्रेंच है दुनिया की सबसे गहरी जगह जो है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है इस चीज का क्या फायदा होता है, जब आप देखें ना आपने पॉलिटिकल मैप पढ़ा, पहले कंट्रीज का पता चल गया, फिर आपने उसकी ज्योग्राफिकल फीचर पढ़ी। अब आप मजीद जब पढ़ेंगे ना उसकी हिस्ट्री, उसके बाद क्या होती है कि चीजें जो पहले वाली हैं वो ज्यादा सेफ हो जाएंगी। और दूसरा क्या होता है, अब चलते फिरते आपका जीके तैयार होगा। आप कहेंगे चलते फिरते कैसे, अब मिसाल है कि आपको पाकिस्तान का पता है तो पाकिस्तान की खबर कहीं पे भी लगेगी आप अट्रैक्ट होते हैं ना, क्योंकि हमारा मुल्क है। उसकी मिसाल ऐसे है ना कि अगर एक चीज आप देखें, शिकागो में एक जहाज गिर के तबाह हो जाता है, और एक जो आपका अपना डिस्ट्रिक्ट है उसकी खबर टीवी पे आती है कि फलां बंदा मोटरसाइकिल से गिर के जख्मी हो गया, आपको किसकी खबर ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, शिकागो वाली या आपके अपने डिस्ट्रिक्ट वाली? क्योंकि अपने डिस्ट्रिक्ट आपको लगता है यार हमारा कोई रिश्तेदार ना हो, हमारा कोई जानने वाला ना हो, क्योंकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं, शिकागो को आप नहीं जानते। ऐसे ही है ना जी। तो मेरे भाई जब आप शिकागो को भी जानना शुरू हो जाएंगे फिर शिकागो की खबरें भी आपको कैसी लगेंगी, अपनी अपनी लगेंगी ना जी। क्योंकि आप देखो ना जो चीज आपने देखी होती है वो आप लोगों को भी बताते हो कि यार यहाँ पे मैं आया था। समझ आ गई ना जी। तो इस वजह से जब कोई चीज आपने पढ़ी होती है वो भी देखने की तरह हो जाती है। अब सारी दुनिया हम विजिट तो कर नहीं सकते, लेकिन हम पढ़ के उसके बारे में नॉलेज जब आ जाता है तो फिर वो भी अपनी अपनी लगना शुरू हो जाती है। तो जब उसका जिक्र टीवी पे आएगा तो क्या हो जाता है, बंदा अटैच अपना उसके साथ अट्रैक्ट होता है। कैसे, अब याद रखिएगा जो वंडर ऑफ वर्ल्ड है या चीजें जो आपने पढ़ी हैं अगर उनका जिक्र आता है तो बंदा अट्रैक्ट होता है। जो चीज आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली जब वो उसका जिक्र कहीं कोई करेगा तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो आपका नॉलेज आपको मजबूर करता है कि और इंफॉर्मेशन लें। समझ आ गई ना? तो इस वजह से जो पॉलिटिकल मैप है, जो फिजिकल मैप्स हैं, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये आपकी बेस बनाती है किसके लिए, जीके के। समझ आ गई ना जी। तो अब याद रखिएगा ये चीजें होंगी जर्नल। अब ना ऐसे 10 मिनट का ना आपके साथ ऐसे डिस्कशन में छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक गजबा करेंगे, गजबा है बदर। यस, जर्नल से 10 मिनट के लिए ना आपको पता चल जाए हम हिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं जी। अब ये देखिएगा जी कि सारे दोस्त के गजवा बदर जो था, ये एक तो आपको याद रखिएगा गजवा होता क्या है जी। गजवा वो जंग होती है जिसमें आका नामदार हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है वो शिरकत की हो। आपको पता है 27 गजवात है और 56 सरियात है जी। मेरे भाई हमने कोई ये ऐसा नहीं है कि जो लेक्चर है जस्ट मतलब आप जो दोस्त आए हैं उनके साथ करना है ना जी, कि ये हम जो करवा रहे हैं उस हिसाब से कि करते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं। अपना एक तरीकाकार होता है ना पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी, ठीक है जी। तो अब याद रखिएगा जी 17 रमजान को क्या हुआ था जी, गजवा है बदर। लेकिन इसकी वजह क्या बनी थी, मैंने आपको बता देता हूँ कि एक ना सरिया हुआ था, सरिया नखला, 56 सरिया। सरिया वो होती है, वो जंग है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के दौर में लड़ी गई, लेकिन आप शिरकत नहीं करी, आपने नहीं की, किसी और साहबी ने, मतलब है ना जी। तो आप याद रखिएगा ये सरिया नखला जो है ना
ये एक है अब्दुल्ला बिन जाश, अब्दुल्ला बिन जाश एक सहाबी है, उन्होंने मतलब है कि ये सरिया लड़ा था जी। जी 12 का जिक्र कुरान में है जी। अब याद रखिएगा कि कुरान में जो गज़वात का जिक्र है ना वो 12 का है, टोटल 27 है, 56 सरियाद हैं। लेकिन आपने याद रखना है जो रमजान हुआ है अपना, जो बदर हुआ है, इसकी मेन काज क्या थी? तो आपको पता है एक तो इस्लाम दुश्मनी थी उनकी, दूसरा आपने याद रखना है उमरू बिन हजरमी, उमरू बिन हजरमी का कत्ल है। आपको पता है ये जो मैंने सरिया नखला आपको बताया ना, ये सरिया नखला में कत्ल हुआ था उमरू बिन हजरमी, ये कुरैश मक्का का सरदार था उस मतलब उनके कबीलों का। तो कहते क्या है कि ये मदीना है और ये मक्का है नीचे। ये मक्का वाले करते क्या थे, बॉर्डर एरिया पे जाके ना मुसलमानों के जो है ना जानवर उनको हाँक के ना मदीना से मक्का ले जाते थे। तो सरकार ने ना हजरत अब्दुल्ला बिन जाश उनकी क्या लगाई थी जी, ड्यूटी लगाई थी कि आपने क्या करना है जी इस बॉर्डर पे ना, तकरीबन आप याद रखिएगा कि उनके साथ ना जो है ना तादाद जो है कि कोई 12 के करीब ये टोटल मतलब तादाद बनती जो बंदे साथ थे ना जी। तो ये सारे जो है ना मतलब है कि जा रहे थे इधर गश्त पे ड्यूटी दे रहे थे। तो क्या हो जाता है जी कि ये जो है ना उमरू बिन हजरमी और इसके साथ ना 4 लोग और थे, ठीक है ना जी। तो इस झड़प में ये कत्ल हो गया था। तो अब इसके खानदान के लोग जो थे वो बदला लेना चाहते थे। और इसकी दूसरी वजह क्या बनी है जी, दूसरी वजह बनी है अबू सुफियान, अबू सुफियान का ना काफिला है, अबू सुफियान का काफिला। आपको पता है मदीना के बिल्कुल ना पास से एक शाहरा गुजरती है जिसको बोलते हैं, ये मक्का के ना मक्का वालों के लिए मेन रास्ता था जो सीरिया जाने का ना, शाम, शाम पे ट्रेड करते थे सीरिया। अबू सुफियान आ रहा था वहां से ना जी, अबू सुफियान आप याद रखिएगा सीरिया से ना काफी सारा माल लेके ना ये मदीना की तरफ अपना मक्का की तरफ आ रहा था। तो रास्ते में इसे लगा कि यार ना ये कहीं मदीना वाले मुझे लूट ही ना ले, इसको खतरा लग गया। तो इसने ना एक बंदे को यहाँ से भेजा कि तू मक्का वालों को कहो कि यार मेरी मदद के लिए पहुंच। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 313 बंदे लेके निकले थे ना वो निकले इसके काफिले को रोकने के लिए। लेकिन क्या हो गया जी कि इसने ना मुसलमानों को थोड़ा सा डाज करवाया और रास्ता बदल के ये आगे निकल गया, मुसलमानों का जो काफिला है इनको पकड़ नहीं सका। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले जो 313 बंदे लेके गए थे वो जंग के लिए नहीं थे, वो सिर्फ अबू सुफियान के काफिले को रोकने के लिए थे, क्योंकि इसके काफिले में सिर्फ 40 बंदे थे, सामान ज्यादा था, बंदे थोड़े थे। तो इस वजह से इसने क्या किया था, मक्के वालों को बुलाया। और आपको पता है मक्के वालों में वो पहले ही एक मसला हुआ था, उमरू बिन हजरमी की डेथ हुई थी, उसकी फैमिली, फिर बाकी अबू जहल, उतबा, शीबा, वलीद, बड़े बड़े सरदार इकट्ठे हुए। और उन्होंने जनाब ये आप याद रखिएगा कि 1000 का पैसे बंदे तो 1300 थे पहले, लेकिन एंड पे 1000 रह गए। उसकी वजह ये हुई कि जब ये इधर से चले है ना तो उधर से अबू सुफियान आ रहा था, यानी कि वो मदीना की ना जोन से निकल आया था, मदीना के जो मतलब है ना एरिया है ना उससे निकल आया था। तो होता क्या है जी कि अबू सुफियान ने इनको कहा कि चलो मैं भी सेफ एंड साउंड हूँ, बच के आ गया हूँ, तो ऐसा करते हैं चलते हैं मक्का और फिर क्या करेंगे, बाद में जंग करेंगे। लेकिन ये लोग माने नहीं। तो आपको पता है कि जो बनु जोरा है ना, हजरत आमना का कबीला, हजरत आमना के कबीले का नाम क्या है जी, बनु जोरा। बनु जोरा जो है ना जी, वो आपने याद रखिएगा कि बनु जोरा जो है उसने ना उसके लोग जो थे वो हट गए थे वापस और 1000 बंदा रह गए। अबू सुफियान भी जंग पे नहीं गया, अबू सुफियान भी मक्का वापस आ गए। तो अब जंग किसके साथ हुई है जी, 1000 वर्सेस 313। ये तकरीबन ना 92-93 किलोमीटर दूर है मदीना से बदर। इसको गजवा फुरकान भी बोलते हैं, क्योंकि जब अबू जेल चला था ना मक्का से तो उसने कहा था कि गिलाफ काबा पकड़ के अल्लाह जो हक पे है ना उसे जिंदा रख, जो हक पे है उसे जिंदा रख। तो फिर अल्लाह ने हक वालों को जिंदा रखा जी। आपको पता है ऐसे जंग में जो है ना कि जो जंग हुई थी 17 रमजान को बदर में, इसमें 70 काफर जो है ना वो मारा गया था, 70 काफर मारा गया, 14 मुसलमान शहीद हुए। 14 मुसलमान में से 6 महाजर थे, ठीक है जी, और 8 अंसार थे। अंसार समझते हैं ना जी,
मदीना वाले, और जो महाजिर हैं यानी वो मक्का से जो हिजरत करके गए। तो आपको पता है इसी जंग में अबू जहल का असल नाम क्या था जी? उमर बिन हशाम। अब याद रखिएगा जी, ये उमर बिन हशाम ही लीड कर रहा था जी। इसका खानदान कौन सा है जी? बनु मखजूम। खानदान कौन सा है जी? बनु मखजूम। हजरत खालिद बिन वलीद का खानदान है जी बनु मखजूम, वही अबू जेहल का खानदान है। तो याद रखिएगा 70 काफिर मारे गए, और अबू जहल का जो सर कलम किया था वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने किया था। समझा कि दो बच्चों ने, मवज और माज ने इसको गिराया था जमीन पे, और बाद में इसका सर कलम कर दिया हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने। तो ये हमारा होता है जनरल डिस्कशन मेथड, ठीक है ना जी। कि अब देखिए हम साथ साथ डिस्कशन करते गए, साथ साथ ऑब्जेक्टिव बनते गए। इसका फायदा क्या होता है कि आप देखें ना कि अगर आप वो वैसे किताब पढ़ते हैं तो कोई क्वेश्चन गजवा बदर के बारे में आएगा, तो कोई गजवा उहद के बारे में, तो कोई गजवा हुनैन के बारे में, तो कोई गजवा खंदक। लेकिन आप जो एक ही जगह पे ऐसे एक फ्रेम के अंदर पूरा गजवे के हर क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, तो फिर आपकी राय जो है ना कि ज्यादा को हो जाती है सिचुएशन के बंदे को वो चीज याद रहे। ऐसा है ना जी। तो अब जी अपनी राय दीजिएगा जी। आप दोस्तों को सारी चीजें मैंने बता दी कि क्या आपको मतलब है कि इस तरह समझ आ जाता है? जी जी मेरे भाई, डिस्क्रिप्टिव का आपको बता दूं कि तैयारी जो है पुश जो जीके वाला पोर्शन है वो तो हो जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा आती है इंग्लिश। इंग्लिश में आप देखें कि उसमें चार्ट ऐसे आएंगे, उसमें प्रेसी आएगी, उसमें कंप्रीहेंशन आएगी। तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो जीके वाले पोर्शन में नहीं आता। समझ आ गई ना, क्योंकि उसमें एमसीक्यू तो है नहीं, हमने तो पहले करनी है एमसीक्यू तैयारी। हाँ, इंटरव्यू की आपकी तैयारी जो जीके वाला पोर्शन है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, और ना सिर्फ ये एक पेपर के लिए है, ये फॉर एवर आपका जीके वाला पोर्शन हो जाएगा। उसको मतलब दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। मेरे भाई एज रिलैक्सेशन मैंने आपको क्या बताया, इम्प्लाइज उसका आप उसकी पढ़े उसको ना जाके। मेरा नहीं, जब मैंने उसमें जो एज रिलैक्सेशन है जनरल उसने लिखी है 33 साल है। ये आप एक दफा पीपीएससी को कॉल कर लेना कि अगर आप देखें कि जॉब उसमें देते हैं तो आपको देंगे, लेकिन मेरा जहाँ तक है जनरल ही होती है। कि मेरे भाई हमारी क्लासेस जो है कि ये मॉर्निंग में सुबह 10 से 12 बजे, और शाम को जो है वो 7:30 से लेके 7:30 बजे तक ये जीके वाला पोर्शन होता है, और उसके साथ फिर आगे दूसरी क्लासेस होती है। ये मेरे भाई जो इंग्लिश के टीचर है, ये एकेडमी जो है इसमें सीएसएस के टीचर है जो आपको बेसिक इंग्लिश से लेके आगे ऊपर तक ले जाएंगे। जी मेरे भाई, बाकी ना ये मेरा नंबर है 03067562 356। इस पे भी आप ना मुझे व्हाट्सएप करके कॉल करके आप ना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जी। जी ऑनलाइन भी है, ऑन ग्राउंड भी है क्लासेस जी। जी मेरे भाई मॉर्निंग में टाइमिंग सुबह 10 से 12 बजे, और शाम को जो है ना ये 5:30 से लेके 7, 7:30 बजे तक जीके होती है। उसके साथ फिर आगे उर्दू, मैथ, कंप्यूटर, वो सारी क्लासेस आगे जनरल जनरल चलती है। समझा कि एक पोर्शन खत्म होगा ना, यानी अभी उर्दू चलेगा, उर्दू खत्म होगा फिर एवरीडे साइंस आ जाएगी, एवरीडे साइंस खत्म होगी तो फिर मैथ आ जाएगा। चलिए इसमें अप्लाई करने के लिए पहले यार मेरे भाई ये नंबर मैंने क्या लिखा है 03067562 356, ये मेरे ही नंबर है। आप व्हाट्सएप करके इस पे हर चीज पूछ सकते हैं जी सिस्टर। अप्लाई करने के लिए मैंने कहा पहले बैंक में इसके लिए जमा करवा सिस्टर आप सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है। आप जस्ट वो जाएंगे ना तो उसका मतलब वो उधर देते हैं ना तरीका कार, उस पे मतलब आप इजी पैसा या इजी जैज कैश के जरिए फीस जमा करवाएंगे, और वही स्क्रीन शॉट आप इधर लगाते हैं तो एक मोबाइल से ही हो जाता है। अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई चलान फॉर्म लेने की है ना जी। लास्ट टाइम तो बैंक था ये अभी इन्होंने ऑनलाइन सारा कर दिया है, अब बैंक से भी हो जाता है, ठीक है ना, चलान फॉर्म के जरिए भी होता है जी। मेरे भाई 2 मंथ नहीं, मेरा यहाँ तक ख्याल है कि 3 से 4 माह के बाद पेपर होगा जी, ठीक है ना जी। क्योंकि ये एफपीएससी वाले जो है ना ये इतनी जल्दी पेपर नहीं लेते, कम से कम 3 माह तो पक्के हैं। फिर भाई हमारी जो जनरल फीस होती है ये ऑन ग्राउंड के लिए 22 है, और जो ऑनलाइन है उसके लिए 20 है। 20,000 टोटल कोर्स की फीस है, इसमें ए टू जेड इंशाल्लाह जो है ना वो कवर होगा। तो एक क्वेश्चन आया कि एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ 2 मंथ का सेशन होगा और 2 मंथ का क्या? सेशन होगा
क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, डिवाइस मिलता है 2 मंथ का सेशन होगा। यार वैसे मैंने आपको बताया कि जो होता है ना कि उस हिसाब से हम देखेंगे ना, पेपर अगर करीब आ गया ठीक है पता चल जाता है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। अगर मेरे को पेपर थोड़ा सा लगता है कि टाइम देगा तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे जी, इसको थोड़ा मजीद पढ़ाएंगे। तो मजीद पढ़ाएंगे तो आपको ही फायदा है ना, यस सर। ठीक है ना जी। आपको हम ज्यादा टाइम देंगे तो आपको फायदा है ना, इसमें अकेडमी का तो नहीं फायदा। मकसद तो ये है कि अकेडमी चाहती है कि हमारा स्टूडेंट एलोकेट हो। मकसद सारा हमारा जो है कि सिर्फ एक ही है कि हमारा स्टूडेंट एलोकेट हो। तो इस वजह से जितनी ज्यादा डिटेल पढ़ा सकेंगे उतना पढ़ाएंगे। तो सैटरडे ऑफ होता है ऑन होता है? जी सैटरडे तक क्लासेस होती हैं, सिर्फ संडे ऑफ होती है। जी बाकी ना, जी आप ना बाकी जो कोई भी मसला मैंने आपको बताया कि आप कोऑर्डिनेटर से भी फीस के रेलिवेंट हर किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर मैंने आपको अपना भी दिया है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो वो बाकी लेकर सिर्फ आप पढ़ाने के रेलिवेंट अगर आप बताएं कि आप सेटिस्फाइड है कि अगर ये पोर्शन इस तरह पढ़ाया जाए तो क्या आप जो है कि आप लोगों को समझ आती है कि नहीं, इसके बारे में बताएं। बाकी इशू नहीं है, वो आप कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकते हैं। तो लेसन सेम ही होंगे 10 से 12 सीटें और रात के 5:30 से 7 तक। कि ये सब वन पेपर जो है ना उनको लीड करेगा। मेरे भाई आप याद रखिएगा कि अकेडमियों ने ना सिर्फ चक्कर चलाया हुआ है कि ये FIA की तैयारी, ये फलान। मुझे ये बताया इंग्लिश पढ़नी है ना आपने, वो चाहे FPSC के लिए हो चाहे PPSC के लिए। एक ही इंग्लिश है कि PPSC की अलग होती है और FPSC की अलग होती है, एक ही है ना। मैथ भी सेम है, एवरेड साइंस भी सेम है, कंप्यूटर भी सेम है, हिस्ट्री भी सेम है। तो फिर हम क्यों आपको कहेंगे नहीं जी ये तो सिर्फ FIA के लिए है, बाकी जो है ना वो अलग से हमने को रखा हुआ है। नहीं मेरे भाई एक ही सही चीज है, पोर्शन वाइज आप पढ़े, हर चीज अच्छी तरह करे ताकि दोबारा आपको अकेडमी ना पढ़नी पड़े। मेरे भाई मंडे टू सैटरडे क्लास होती है, आपने याद रखिएगा कि मंडे टू सैटरडे 6 दिन क्लास होगी। संडे वाले दिन जो है वो छुट्टी होती है, ठीक है ना जी। ठीक है जी, बाकी सारी चीजें आप जो है ना कि वो अपने एडमिन से ये जो है ना कोऑर्डिनेटर वगैरह उनसे रब्ता कर लीजिएगा जी। ठीक हो गया जी, अल्लाह ताला आपको अमीन नसर हो। आपको इंशाल्लाह कल से फिर जो है ना वो मिलते हैं क्लास में। फिर टेस्ट वगैरह में क्या होता है? टेस्ट सिस्टर वीकली होता है, जो पढ़ेंगे उसका इंशाल्लाह वीकली टेस्ट लें।